1905 में ना लोग भारतीय सड़कों पर विदेशी कपड़ों की होली जला रहे थे। हाँ, और उस वक्त उनका मेन मकसद था आत्मनिर्भर बनना और ब्रिटिश इकोनॉमी की कमर तोड़ना। सही बात है। और अगर हम आज देखें 2026 में, तो भारत अमेरिका की धरती पर लगभग $300 बिलियन की एक बहुत बड़ी रिफाइनरी खड़ी कर रहा है। बिल्कुल। और सिर्फ यही नहीं, हम फ्रांस के लड़ाकू विमानों के सबसे कॉम्प्लेक्स पुर्जे भी बेंगलुरु में बना रहे हैं। तो ये सोचने वाली बात है कि पिछली एक सदी में ये बाजी आखिर पलटी कैसे? इस पूरे सफर के तार कहाँ जुड़ते हैं? आज हम ना इसी को डिकोड करने वाले हैं। हाँ, ये डिकोडिंग सच में बहुत जरूरी है, क्योंकि हम सब हिस्ट्री को ना बस डेट्स की तरह रटने की कोशिश करते हैं। हाँ, बस एग्जाम क्लियर करने के लिए। हिस्ट्री था, उसने ही आज की कूटनीति और इकोनॉमी की फाउंडेशन रखी है। तो जो लोग भी सुन रहे हैं उन्हें बता दूं कि आज का ये सेशन कोई आम चर्चा नहीं है, ये एक अल्टीमेट एग्जाम मास्टर क्लास है। सही कहा। और ये मास्टर क्लास सिर्फ एग्जाम्स क्रैक करने के लिए नहीं है, ये उस कॉज एंड इफेक्ट को समझने के लिए है जो हमें एक जागरूक नागरिक बनाता है। बिल्कुल। और हमारा आज का एक रूल है कि हम पूरे 21 स्लाइड्स कवर करेंगे, एक भी स्लाइड हम स्किप नहीं करेंगे। एक भी नहीं। और हर 3-4 स्लाइड्स के बाद हम एक क्विक रिकैप भी करेंगे, ताकि सारी डिटेल्स दिमाग में सेट हो जाएं। तो चलिए पहली स्लाइड से शुरू करते हैं, जो बेसिकली इस मास्टर क्लास का इंट्रोडक्शन है। हाँ, पहली स्लाइड एक कंपास की तरह है। ये हमें बताती है कि कैसे हम 1905 के बंगाल विभाजन से चलकर सीधा 2026 की ग्लोबल डिप्लोमेसी तक जाएंगे। ये तो बहुत लंबा सफर होने वाला है। तो अब सीधा दूसरी स्लाइड पर आते हैं, जो हमें 1905 में ले जाती है। ये वो साल था जब विद्रोह की असली चिंगारी भड़की थी। 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। मतलब अगर आज की लैंग्वेज में बोलें तो ये भारत का पहला और सबसे बड़ा बॉयकॉट ट्रेंड था, है ना? बिल्कुल, उस वक्त का सबसे बड़ा हैशटैग बॉयकॉट कह सकते हैं। पर इसके पीछे का रीजन था 16 अक्टूबर 1905 का बंगाल विभाजन। अंग्रेजों ने तो बोला था कि उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए पार्टीशन कर रहे हैं। हाँ, वो उनका ऑफिशियल बहाना था। असली मकसद तो बंगाल में जो हिंदू मुस्लिम एकता और राष्ट्रवाद बढ़ रहा था, वो उसको तोड़ना था। पर उनका ये दाव उल्टा पड़ गया था। खूबसूरत चीज हुई कि इस दिन को रक्षाबंधन दिवस के रूप में मनाया गया। ओह अच्छा, मतलब हिंदू और मुसलमानों ने एक दूसरे को राखी बांधी। हाँ, और अंग्रेजों को क्लियर मैसेज दिया कि उनकी एकता अटूट है। पर ये एकता ज्यादा दिन पॉलिटिकल लेवल पर टिक नहीं पाई। हाँ, क्योंकि 1907 में सूरत अधिवेशन में कुछ बड़ा झमेला हो गया था, है ना? सही कहा। कांग्रेस 2 हिस्सों में बंट गई थी, नरम दल और गरम दल में। इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष। तो ये लड़ाई आखिर हुई क्यों थी? देखिए, नरम दल वालों को लगता था कि हम लीगल तरीके से या अंग्रेजों को लेटर्स लिखकर अपनी मांग मनवा सकते हैं, पर गरम दल वालों का क्लियर मानना था कि देश भर में प्रोटेस्ट होना चाहिए। और इसी फूट का फायदा अंग्रेजों ने उठाया अपनी नेक्स्ट चाल चलकर, जो कि 1909 का मार्लियामेंटो एक्ट था। बिल्कुल। इस एक्ट ने सांप्रदायिक निर्वाचन यानी कम्युनल इलेक्टोरेट की शुरुआत की। मतलब कुछ सीट्स मुसलमानों के लिए रिजर्व कर दी गईं और वहां सिर्फ मुस्लिम वोटर्स ही वोट डाल सकते थे। बाप रे, ये तो सीधा सीधा डिवाइड एंड रूल हो गया। हाँ, इसने सोसाइटी में ऐसी खाई खोद दी जिसने आगे चलकर भारत के पार्टीशन का बेस तैयार किया। अब हम तीसरी स्लाइड पर चलते हैं, जो 1915 से 1919 का फेज है। ये वही फेज है जब भारत की पॉलिटिक्स हमेशा के लिए बदल गई, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत वापस आ गए थे। और इसी दिन को याद रखने के लिए आज हम प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। उनके आते ही 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ। इसके प्रेसिडेंट तो अंबिका चरण मजूमदार थे ना? सही याद है आपको। ये अधिवेशन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें 2 बड़े पैचअप हुए थे। एक तो नरम दल और गरम दल वापस एक हो गए, और दूसरा कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हो गया था। बिल्कुल। और फिर 1917 में गांधी जी ने अपना पहला बड़ा एक्सपेरिमेंट किया, चंपारण सत्याग्रह। ये तिनकठिया प्रथा के खिलाफ था। ये तिनकथिया प्रथा, इसमें किसानों को अपनी जमीन के 3/20 हिस्से पर इंडिगो यानी नील की खेती करनी पड़ती थी, है ना? हाँ, और इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि नील उगाने के बाद मिट्टी की सारी फर्टिलिटी खत्म हो जाती थी। किसान उस जमीन पर फिर अनाज नहीं उगा सकते थे। मतलब किसान सीधा भुखमरी की तरफ जा रहे थे। एग्जैक्टली। गांधी जी ने इसके खिलाफ आवाज उठाई और सक्सेसफुल भी हुए। लेकिन 1919 में अंग्रेज एक नया और बहुत डेंजरस कानून ले आए, जिसे रोलैट एक्ट कहते हैं। ओ हाँ, जिसको कहते थे ना
ना अपील, ना दलील, ना वकील। सही कहा। ये एक ऐसा एक्ट था जहां पुलिस किसी को भी बिना वारंट के जेल में डाल सकती थी। और इसी अनलिमिटेड पावर का सबसे भयानक रिजल्ट हमने 13 अप्रैल 1919 को देखा। जलियांवाला बाग नरसंहार, बहुत ही दर्दनाक दिन था वो। बिल्कुल, बैसाखी का दिन था और वहां शांतिपूर्ण सभा हो रही थी जब जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी। इसी एक घटना ने पूरे देश को हिला के रख दिया था। तो अगर हम अभी तक का एक छोटा सा रिकैप लें तो 1905 के बंगाल पार्टीशन की चिंगारी ने स्वदेशी मूवमेंट को जन्म दिया। फिर 1907 और 1909 के झटके लगे और फिर 1915 में गांधी जी के आने से मूवमेंट को एक नया रास्ता मिला और 1919 तक आते आते जलियांवाला बाग के गुस्से ने देश को एक बड़े मास मूवमेंट के लिए तैयार कर दिया। बहुत बढ़िया समरी दी आपने। और अब हम बढ़ते हैं अपनी चौथी स्लाइड पर जो उसी मास मूवमेंट के बारे में है, यानी 1920 का असहयोग आंदोलन, जिसको हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी कहते हैं। इसी टाइम गांधी जी ने अपनी कैसर हिंद की उपाधि वापस कर दी थी। हाँ, ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट था। इस मूवमेंट में सबने स्कूल, कॉलेज, कोर्ट सब बॉयकॉट कर दिया था। पर 1922 की चौरी चौरा की घटना के बाद गांधी जी ने इसको अचानक वापस ले लिया, जिससे कई लोग नाराज भी हुए थे। और इसी नाराजगी से 1923 में स्वराज पार्टी बनी थी ना, सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने बनाई थी। बिल्कुल। उनका लॉजिक बड़ा सिंपल और स्मार्ट था। उन्होंने सोचा कि सड़क पर आंदोलन तो बंद हो गया है, तो क्यों ना हम इलेक्शन लड़कर लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर जाएं। अच्छा, मतलब सिस्टम के अंदर घुसकर सिस्टम को ब्लॉक करना। एग्जैक्टली। अब एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से 1924 का साल सबसे इम्पोर्टेंट है। इस साल बेलगांव अधिवेशन हुआ था। ये वही है ना जहां गांधी जी पहली और आखिरी बार प्रेसिडेंट बने थे? हाँ, कांग्रेस के इतने लंबे हिस्ट्री में ये इकलौता अधिवेशन है जहां महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी। इसलिए ये सवाल बार बार पूछा जाता है। और इसके जस्ट बाद 1925 में देश के यूथ ने अपना तरीका अपनाया। 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ था। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान और चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी खजाने को लूट लिया था। और ध्यान दीजिए, इसको अब काकोरी षड्यंत्र नहीं, काकोरी एक्शन कहा जाता है। सही बात है। अपने ही देश का पैसा वापस लेना कोई षड्यंत्र थोड़ी होता है। अब आते हैं अपनी 5वीं स्लाइड पर, जहां भारत अब पूरी आजादी मांगने लगता है। हाँ, ये 1927 से 1930 का फेज है। 1927 और 28 में साइमन कमीशन भारत आया और लोगों ने साइमन गो बैक के नारे लगाए। क्योंकि इस पैनल में एक भी भारतीय नहीं था, है ना? सबके सब अंग्रेज थे। बिल्कुल। और ये हमारे देश का संविधान तय करने आए थे। इस अपमान का जवाब कांग्रेस ने 1929 के लाहौर अधिवेशन में दिया, जिसके प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू थे, और वहीं पर पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन पास हुआ था। सही पकड़ा। अब हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं बल्कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए थी। और इसी खुशी में 26 जनवरी 1930 को पहला स्वाधीनता दिवस मनाया गया। और फिर गांधी जी ने अपना सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला, डांडी मार्च, जो 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक चला। पर मेरा एक सवाल है यहाँ। हाँ, पूछिए। उन्होंने नमक को ही क्यों चुना? मतलब इतने सारे पॉलिटिकल मुद्दे थे उस टाइम। यही तो गांधी जी की स्ट्रैटेजी थी। नमक कोई अमीर या गरीब का मुद्दा नहीं था, यह हर इंसान की जरूरत थी और अंग्रेजों ने उस पर मोनोपोली करके टैक्स लगा दिया था। ओह, मतलब उन्होंने एक ऐसी चीज पकड़ी जिससे पूरा देश ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो गया। बिल्कुल, नमक ने देश के हर नागरिक को एक साथ जोड़ दिया। अब चलते हैं अपनी छठी स्लाइड पर 1931 से 1932 की तरफ, जहां थोड़े इमोशंस और डिप्लोमेसी दोनों हैं। यहाँ 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। हाँ, पहली बार अंग्रेजों के वायसरॉय को किसी भारतीय नेता के साथ एक लेवल पर बैठकर नेगोशिएट करना पड़ा। और फिर 1932 में पूना पैक्ट हुआ, यरवादा जेल में गांधी जी और डॉक्टर BR अम्बेडकर के बीच में। ये काफी कॉम्प्लेक्स मुद्दा था ना? हाँ, देखिए, अंग्रेजों ने कम्युनल अवार्ड के जरिए दलितों को अलग निर्वाचन क्षेत्र दे दिया था, जिसमें दलित कैंडिडेट को सिर्फ दलित ही वोट कर सकते थे। तो इससे तो सोसाइटी हमेशा के लिए लीगल तौर पर बन जाती। एग्जैक्टली। और गांधी जी इसी के खिलाफ थे। पर अंबेडकर जी का मानना था कि पॉलिटिकल पावर के बिना अपलिफ्टमेंट नहीं होगा। तो पूना पैक्ट में बीच का रास्ता निकाला गया कि सीट्स रिजर्व रहेंगी पर वोट सभी लोग करेंगे। बहुत ही मैच्योर पॉलिटिकल डिसीजन था ये। लेकिन इस टाइम एक बहुत बड़ा बलिदान भी तो हुआ था।
23 मार्च 1931। हाँ, शहीद दिवस, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को इस दिन हंसी हंसी फांसी पर चढ़ा दिया गया था। उनकी इस शहादत ने यूथ के अंदर जो आग लगाई वो आज़ादी मिलने तक बुझी नहीं। तो यहाँ पर एक और क्विक रिकैप बनता है। 1920 के असहयोग से लेकर 1924 में गांधी जी का प्रेसिडेंट बनना, फिर काकोरिया एक्शन और उसके बाद दांडी मार्च और पूना पैक्ट, और साथ ही हमारे क्रांतिकारियों की महान शहादत। अब हम 7वीं स्लाइड पर हैं, जहां हम आज़ादी के फाइनल फाइट की तरफ बढ़ रहे हैं। 1940 से 1946 का पीरियड। 1940 में तो व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुआ था ना, जिसमें पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे। हाँ, और इसके ठीक 2 साल बाद 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन यानी क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ। करो या मरो का नारा दिया था गांधी जी ने। और अंग्रेज इतने डर गए थे कि उन्होंने ऑपरेशन 0 आवर चलाकर उस रात सभी बड़े नेताओं को अरेस्ट कर लिया। पर यह आंदोलन रुका नहीं, आम जनता ने इसे आगे बढ़ाया। और इसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के प्रेशर में अंग्रेजों ने फाइनली 1946 में कैबिनेट मिशन को भारत भेजा, जिसमें 3 लोग थे, पैथिक लॉरेंस जो हेड थे और अलेक्जेंडर और स्टैफर्ड क्रिप्स। इस मिशन ने संविधान सभा का मैथमेटिकल बेस तैयार किया। मैथमेटिकल बेस मतलब हर 10 लाख की जनसंख्या पर एक रिप्रेजेंटेटिव होगा, और इस हिसाब से पूरे भारत की 389 सीट्स तय की गईं, जिसमें रियासतें भी शामिल थीं। वाह, ये बहुत सिस्टमैटिक था। अब हम 8वीं स्लाइड पर हैं, आज़ादी और गणतंत्र। पर आज़ादी बिना दर्द के नहीं मिली थी। नहीं, 3 जून 1947 को माउंटबैटन प्लान आया, जिससे पार्टीशन का खूनी दर्द देश को झेलना पड़ा। पर हम आगे बढ़े और हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ, जिसमें कुछ डेट्स बहुत क्लियर रखनी होंगी। जैसे 26 नवंबर 1949 को संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ था ना। बिल्कुल। उस दिन सिर्फ 16 आर्टिकल्स एक्टिव हुए थे, जैसे सिटीजनशिप वाले। फिर 24 जनवरी 1950 को लास्ट मीटिंग हुई, जिसमें राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत अपनाया गया। और फाइनली 26 जनवरी 1950 को पूरा संविधान लागू हो गया और हम एक रिपब्लिक बन गए। और इसके जस्ट 2 दिन बाद यानी 28 जनवरी 1950 को हमारे सुप्रीम कोर्ट की भी स्थापना हो गई। तो इस फेज का रिकैप यही है कि हमने भारत छोड़ो से लेकर पार्टी